Assalamualaikum. Today we will solve MA1 BDP kit questions of chapter Absorption and Marginal Costing. Let's start. Which of the following statements relating to absorption and marginal costing are true? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो उसमें दो हमें नीचे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? एज इन्वेंट्री लेवल राइजेस, marginal costing profit will be higher than absorption costing profit. नहीं, पहले वाली स्टेटमेंट जो ये कह रही है, पहली वाली स्टेटमेंट कह रही है कि इन्वेंट्री में यहाँ से मुराद है क्लोजिंग इन्वेंट्री जब भरती है तो मार्जिनल का प्रॉफिट भरता है। पहली वाली स्टेटमेंट ये कह रही है, लेकिन ये बात गलत है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब भी इन्वेंट्री से मुराद क्लोजिंग इन्वेंट्री जब बढ़ती है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भरता है। ठीक है, इसलिए पहली वाली स्टेटमेंट तो है रॉन्ग। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता कि एज इन्वेंट्री लेवल राइजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट को सही करार देती। यहाँ लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि इन्वेंट्री बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा। नहीं, हमेशा ये वाली स्टेटमेंट सही होगी कि इन्वेंट्री बढ़ती है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ता है। दूसरी वाली बात ये लिखी हुई है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही क्यों है? वजह यह है कि आप लोगों को ये बात पता होगा कि मार्जिनल जो है एक यूनिट पे लगने वाली सिर्फ वीपीसी कंसिडर करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है एक यूनिट पे लगने वाली वीपीसी प्लस एफपीसी दोनों कंसिडर करता है। वीपीसी मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और एफपीसी मतलब फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन कहता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करो, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करता। ठीक है, एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि मार्जिनल कहता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट ट्रीट करता है। मार्जिनल फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट ट्रीट करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो फिक्स कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करता है और मार्जिनल ऐसा नहीं करता। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई होंगी। हम मार्क कर देते हैं अपना राइट आंसर इसमें से। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज फिक्स कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट होती है। ठीक है, इसलिए सही है। और स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत है कि कभी भी जब इन्वेंट्री बढ़ेगी तो मार्जिनल का प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बढ़ता है। इसीलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। A manufacturing company makes one product which uses 2 kg of raw material per unit of product at a cost of $3.80 per kg. Each unit of the product requires 2.5 hours of labor, which is paid at 7.80 per hour. The company incurs fixed production cost of $6,000 per month, and the factory produces 2,000 units of the product each month.
There is no inventory of the product at 1st June 2003, but only 1600 units of the product were sold in June. क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी उस प्रोडक्ट को बनाने में 2 kg का रॉ मटेरियल लगता है। अब रॉ मटेरियल किसी पैसे का आता है, तो रॉ मटेरियल का जो 1 kg है ना, वो $3.80 का आता है। और ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर, और हर प्रोडक्ट को बनने में 2.5 घंटे लगते हैं, और लेबर जो है 1 घंटे के हमसे 7.80 चार्ज करता है। कंपनी की जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है पूरे महीने की, वो है $6000, और जो कंपनी पूरे महीने में जो यूनिट्स बनाती है वो बनाती है 2000 यूनिट्स। देयर इज नो इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्ट एट जून। आखिर में पता लगा ये पूरी जो बात हो रही है जून के महीने की हो रही है, तो जून के महीने में कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन ये बता दिया है कि उसने 1600 यूनिट्स उसने जो है प्रोडक्ट के सोल्ड कर दिए हैं। अब सबसे पहले बेटा एक बात समझ लो, मांगा हुआ उसने हमसे है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के, जो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री में जो यूनिट्स बच जाएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पैसे क्या होंगे। हम इनकम स्टेटमेंट में यूनिट्स क्वांटिटी लेके नहीं जाते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट में पैसे लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हम सॉल्व करें तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू होगी, और अगर एब्जॉर्प्शन से करें तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि कंपनी ने 2000 यूनिट प्रोड्यूस की हैं, जो सवाल में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ भी यहाँ पे लिखा हुआ है बट ओनली 1600 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर सोल्ड, इसमें से 1600 बेच दिए हैं। इसका मतलब ये है ना कि 400 यूनिट्स इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। ये क्लोजिंग आ गई। देखो सवाल में वो कह रहे हैं ओपनिंग तो है नहीं, ठीक है, ओपनिंग 0, देयर इज नो। प्रोडक्शन कितने की हुई है 2000, सेल हो गए 1600, बच कितने का 400, 400 यूनिट्स हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच गए हैं। अब हमें इनकी वैल्यूएशन करनी है अंडर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर मार्जिनल, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको, कि 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, और 1 kg जो है 3.80 का आता है। तो अगर मैं इसको यूं कर लूं, 2 मल्टीप्लाई बाय $3.80, ये 2 मेरे पास 2 kg है। ये मैं वर्किंग कर रही हूँ यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के लिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा मेरे पास 7.60। अब लेबर जो है एक प्रोडक्ट को बनाने में लगाता है 2.5 आवर्स, सवाल में लिखा हुआ है 2.5 आवर्स, और 1 घंटे के लेता है 7.80। 7.80 मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ जाएगा 19.50, ठीक है। और सवाल में कोई वेरिएबल कॉस्ट है नहीं है, दोनों को ऐड कर दूंगी, 19.50 प्लस 7.60 इज इक्वल्स टू 27.1। ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई है। अब मैं यहाँ वर्किंग कर रही हूँ फिक्स कॉस्ट के लिए। सवाल में उसने मुझे बताया है कि पूरे साल में जो पूरे महीने में जो मेरी फिक्स कॉस्ट आती है वो आती है 6000, और मैं पूरे महीने में 2000 यूनिट्स बनाती हूँ। तो एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालूंगी, 6000 कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स, 3 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे पास। ये 1 यूनिट पे लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और 1 यूनिट पे लगने वाली फिक्स कॉस्ट आ गई। मैं 6000 मेरी महीने की कॉस्ट है, मैं पूरे महीने में 2000 यूनिट्स बनाती हूँ, तो एक यूनिट के ऊपर मेरी $3 का फिक्स कॉस्ट मुझे पड़ता है। ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एक यूनिट पे लगने वाली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों ली जाती हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में एक यूनिट पे लगने वाली सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है। अब हमें ये बात पता है कि हमने
2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, जिसमें से 1600 हमने बेच दिए हैं और 400 यूनिट्स हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए थे। ठीक है, अब हम 400 यूनिट जो पड़े हुए थे इनकी वैल्यू क्या है, ये कितने के हैं, वो हम यहाँ पे ढूंढते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक यूनिट पे लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट है 27.15 और एक यूनिट पे लगने वाली फिक्स कॉस्ट है 3। इनका जो सम है ना वो आ रहा होगा 27.1 + 3 आ रहा होगा 30.1। 400 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 30.1 से, आंसर आ रहा है मेरे पास 12040। मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए अगर मैं करूं तो मेरे पास जो 400 यूनिट्स बच गए हैं इन्वेंट्री में वो $12,040 के हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहता है कि एक यूनिट पे लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट भी लो और फिक्स कॉस्ट भी लो। अब मैं मार्जिनल से निकालती हूँ। मार्जिनल में हमारे पास बच गए थे 400 यूनिट्स ही बच गए थे, लेकिन मार्जिनल कहता है एक यूनिट पे लगने वाली सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लो 27.1। 400 मल्टीप्लाई बाय 27.1, आंसर आ रहा है 10840। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है अंडर एब्जॉर्प्शन और ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है अंडर मार्जिनल। सॉल्व करके राइट आंसर देख लेते हैं। 1020840 बी इज द राइट आंसर और 10840 ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। कंपनी Z uses a marginal costing system as the basis for its profit statement for management. 4660 units of the company's single product were sold in period 6 for a total revenue of 88540. Production in the period was 4730 units. एक कंपनी है जो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है और प्रॉफिट स्टेटमेंट जो फॉर मैनेजमेंट किसके लिए, अपनी स्टेटमेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने के लिए वो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है। ठीक है, 4660 यूनिट्स ऑफ द कंपनी सिंगल प्रोडक्ट वर सोल्ड, जिसमें से 4660 जो है यूनिट्स उसने सोल्ड किए हैं और जिसको टोटल रेवेन्यू मिला है ना, ये यूनिट सोल्ड करके वो मिला है 88540, निकाल के दिया हुआ है। प्रोडक्शन इन द पीरियड वॉज, जो प्रोडक्शन हुई है पूरे महीने में या पूरे पीरियड में वो हुई है 4730 यूनिट्स की। और उसने हमें ना ये सब यूनिट कॉस्ट दिए हुए कि डायरेक्ट कॉस्ट 6.20, ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, डायरेक्ट कॉस्ट भी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक यूनिट के हैं 0.90, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 4.60, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1.40 दिए हुए हैं, फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड 2.90 दिए हुए हैं। टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है $16। 16 एक यूनिट पे जो पूरी टोटल कॉस्ट लग रही है वो है 16। वो आपसे बोल रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के बता दो मुझे। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें करना है, क्योंकि कंपनी भी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे सेल्स। सेल्स हमें कितनी दी हुई है 88540। 88540 हेडिंग हम डालेंगे अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, सवाल में उसने कहा हुआ है मुझे कि मेरे पास कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री उसने मुझे गिवन नहीं की हुई है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास है 0। सही है, इसके बाद यहाँ पे आ जाती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैंने पूरे महीने या पूरे पीरियड में कितने किए हैं 4730 यूनिट्स की प्रोडक्शन की है, 4730 की प्रोडक्शन की है। लेकिन ये तो यूनिट्स हैं और मैं करती हूँ मार्जिनल,
तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल में 1 यूनिट पे लगने वाली हर वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है। तो 6.20 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 0.90 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरी फिक्स है, ठीक है। अभी तक मैं ये दो चीजें लूंगी बस, 6.20 प्लस 0.90 तो आ रहा है 7.1। मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी 7.1 से, तो 4730 मल्टीप्लाई बाय 7.1 तो आ रहा है 33583। अब आ रहा है क्लोजिंग। क्लोजिंग में बाहर तो लग रहा है कुछ भी नहीं है क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग है। सवाल में उसने मुझे कहा हुआ है कि प्रोड्यूस हुए हैं 4730 और सोल्ड हुए हैं, ये रहा सोल्ड, तभी तो ये रेवेन्यू निकाल के दिया है। सोल्ड हुए हैं 4660, मतलब कि 70 यूनिट्स बच गए हैं अभी भी इन्वेंट्री में 70, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 7.1 से, क्योंकि मुझे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है वीपीसी पर। क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होती है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये 70 कैसे आया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 4730 मेरे यूनिट प्रोड्यूस हैं, जैसे 4660 मैंने बेच दिए हैं, तो 70 बच जाएंगे। ओपनिंग तो मेरे पास कोई थी नहीं, ठीक है। अब 0 प्लस 33583 माइनस 497, आंसर आ रहा है मेरे पास 33086। ये आ गई मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट काम होगा मैं होगा वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को लेस करवाना। ये लेस होती है वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे मैं लेस लिख देती हूँ, जिस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है लेस, इस तरह ये सेम वही चीज है, ठीक है। अब वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सवाल में उसने मुझे 1 यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन की एक है 1.40। 1.40 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी यूनिट सोल्ड से, 4660 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। कभी भी जिंदगी में ये गलती मत कर देना कि प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दो। प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट से, नाम से ही जाहिर है नॉन प्रोडक्शन। जब नॉन प्रोडक्शन अपने उसमें कह रहा है तो आप क्यों लेंगे प्रोडक्शन के यूनिट्स, आप हमेशा सोल्ड वाले यूनिट्स लोगे, ठीक है। एक यूनिट पे जो खर्चा आ रहा है वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का, वो आ रहा है 1.40, और मैंने जो यूनिट सोल्ड किए हैं वो किए हैं 4660, 6524, 6524, ये भी लेस होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सारी वेरिएबल कॉस्ट जो हैं वो लेस होती हैं। मेरे पास कंट्रीब्यूशन अब देखते हैं क्या आता है, 88540 माइनस 33086 माइनस 6524, 48930, 48930, सही है। देखते हैं ऑप्शन है, यस डी 48930, ये एज पर फॉर्मेट मैंने निकाला है, ठीक है। फॉर्मेट से करते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसको करने का डायरेक्ट भी तरीका है, लेकिन MA1 के लेवल पे मैं ये समझती हूँ कि ये इस तरह ही करवाना चाहिए। मैंने भी इस तरीके से सीखा था, मैंने आप लोगों को भी इस तरीके से ही सिखाया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि a company manufactures a single product with the following unit cost। एक यूनिट पे लगने वाली सारी हमें कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है 7.45, डायरेक्ट लेबर हमें दिया हुआ है 5.20, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिया हुआ है 1.75, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिया हुआ है 6.40, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिया हुआ है 0.90, और फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिया हुआ है 3.25। वो कह रहा है इन मार्जिनल कॉस्टिंग व्हाट अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात आ रही है, मतलब कि एक यूनिट के लिए वो बात कर रहा है, सही है। चाहे एक यूनिट के लिए निकालें या पूरी
पूरा कंट्रीब्यूशन निकालें, फॉर्मूला तो यही होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में माइनस करूंगा। तो मैं देख लेती हूँ कि इस सवाल में से कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है। मैं लिखती रहती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो है वो मेरे लिए वेरिएबल है, जो कि है 7.45। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट वेरिएबल है, जो कि है 5.20। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की जो कॉस्ट है बिल्कुल वेरिएबल होती है 1.75, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी लेस होगा तभी तो जाके कंट्रीब्यूशन आया है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आया है। ठीक है, मैं सबको ऐड कर लेती हूँ, 7.45 प्लस 5.20 प्लस 1.75 प्लस 0.90, 15.3 15.3 सही है। यहाँ भी मैंने यही काम किया है कि मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, देखें सबको माइनस किया है, तब जाके मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला है। सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्यूरी हो, को समझ में ना आए कि मैंने क्या चीज़ किस तरीके से की है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का वहाँ डेफिनेटली आंसर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।